गवर्नमेंट कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना के बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। इस पे हम चर्चा करेंगे और इसके जो मुख्य जो प्रावधान थे उन पे डिस्कस करेंगे। देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम में 451 धाराएं थी, तो ये हमें याद रखना है, तथ्यात्मक चीज़ है, और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं पर चलते हैं। पहली जो विशेषता थी वो थी अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। तो एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रस्ताव था 1935 के अधिनियम में, और ये बनना था 11 ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांतों का मतलब जो सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे और उनके मामलों पे, सभी मामलों पर निर्णय करने का अधिकार ब्रिटिशर्स के पास था, और 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और उन देशी रियासतों से मिलकर ये बनना था जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहिए। चीफ कमिश्नर क्षेत्र वो थे जो छोटे एरिया थे और जिनमें अंग्रेज़ों का एक अधिकारी बैठता था, और वो कहलाता था चीफ कमिश्नर। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, लेकिन देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। यानी देशी रियासतें चाहे तो इसमें मिल जाएं या नहीं भी मिलें, उनके लिए ये वॉलेंट्री था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर भी नहीं आया। तो ये पहली विशेषता थी, अखिल भारतीय संघ। दूसरी विशेषता जो इसकी थी वो थी प्रांतीय स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब होता है कि किन्हीं मामलों में निर्णय करने की स्वतंत्रता या निर्णय करने का अधिकार होना। तो इस अधिनियम के जरिए जो प्रांत थे उनमें द्विग शासन व्यवस्था का अंत करके और उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। यहाँ एक शब्द द्विग शासन व्यवस्था आया है। द्विग शासन का मतलब होता है दोहरा शासन, दो तरह की व्यवस्थाएं। इसमें कुछ विषयों को हस्तांतरित विषयों में बांट दिया जाता था और कुछ विषयों को रक्षित विषयों में बांट दिया जाता था, और कुछ विषयों के लिए गवर्नर जनरल, तो कुछ विषयों के लिए जो हस्तांतरित विषय होते थे उन पर मंत्रिमंडल को निर्णय करने का अधिकार होता था। तो ये दो तरह की व्यवस्थाएं थी, दोहरी व्यवस्था होती थी, द्वैक शासन। लेकिन 1935 के अधिनियम द्वारा जो इसे समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को संवैधानिक अधिकार दिए गए, उनको स्वशासित किया गया, उनको स्वायत्तता दी गई, यानी अपने मामलों में निर्णय करने के अधिकार उनको दिए गए। नेक्स्ट जो इसका प्रोविजन था वो था केंद्र में द्वैक शासन व्यवस्था की स्थापना। केंद्र में द्वैक शासन की स्थापना की गई। जो संघीय विषय थे, जो केंद्रीय विषय थे, उन जैसे कि सुरक्षा हो गया, वैदेशिक संबंध हो गया, धार्मिक मामले हो गए, ये सब संघीय विषय थे। इनको गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रख दिया गया, और जो अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र में द्वैक शासन को लागू किया गया और केंद्रीय या संघीय विषय हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया। सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले, ये संघीय विषय थे। इनके प्रति तो गवर्नर जनरल के हाथों में इनको सुरक्षित रख दिया गया, यानी इन पर गवर्नर जनरल ही निर्णय लेता था। और जो अन्य संघीय विषय जो थे उनको जो है गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल के हाथों में इनको रखा गया, और मंत्रिमंडल खुद जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं इसके प्रोविज़न पे, और वो प्रोविज़न था संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार जो क्षेत्र था वो प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति जो है वो प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी, जो लंदन में होती थी। तो इस तरीके से एक केंद्रीय या संघीय न्यायालय जो है स्थापित किया गया, और उसका जो ज्यूरिसडिक्शन था, अधिकार क्षेत्र भी जो था, वो भी
प्रांतों और जो देशी रियासतें थी वहाँ तक वो एक्सटेंडेड था, विस्तृत था। और ये जो न्यायालय था इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। हालांकि ये अंतिम शक्ति इसके पास नहीं थी, अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल के पास थी जो ब्रिटेन में स्थित था। नेक्स्ट जो अगर हम प्रोविज़न की बात करें तो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, यानी इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या कोई बदलाव अगर करना हो तो ये अधिकार, बदलाव का अधिकार, परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास ही था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार की तब्दीली नहीं कर सकती थी, यानी बदलाव नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट जो है इसका प्रोविज़न था भारत परिषद का अंत। भारत परिषद एक संस्था थी जिसको 1858 के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था भारत के मामलों को देखने के लिए ब्रिटेन में। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का भी अंत कर दिया गया। फिर नेक्स्ट जो है वो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, जिसकी शुरुआत 1909 में भी हो गई थी, 1909 से ही हो गई थी। उसको लगातार विस्तारित किया गया अंग्रेज़ों द्वारा। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार जो है एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया। यहाँ एक शब्द जो है एंग्लो इंडियन है, आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीयों का मतलब होता है जिसकी जो माता है वो इंडियन और पिता जिसका यूरोपीय मूल का होता है, तो वो एंग्लो इंडियन माना जाता है। और वर्तमान में एंग्लो इंडियन में एक चीज़ और जोड़ दी गई है कि वो स्थायी रूप से और भारत में रह रहा हो। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ा दिया गया, उसे ख़त्म नहीं किया गया और ये लागू कर दी गई एंग्लो इंडियंस और भारतीय जो ईसाई थे उनके साथ, यूरोपियंस और हरिजनों के लिए भी इसको विस्तारित कर दिया गया। तो ये अंग्रेज़ों का फूट डालने का प्रयास था। नेक्स्ट जो है वो था कि इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, यानी प्रस्तावना नहीं थी। जैसा कि हमने देखा है कि कोई भी संविधान या कोई एक्ट, अधिनियम बनता है तो शुरू में जो है उस अधिनियम, एक्ट या संविधान का जो परिचय है उसके लिए उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के लिए एक प्रस्तावना होती है। लेकिन 1935 के अधिनियम में ऐसी प्रस्तावना का उल्लेख नहीं था। अंतिम बिंदु इसमें था कि जो बर्मा था उसको भारत से अलग कर दिया गया और जो अदन था उसको इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और जो बरार है उसको मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। तो इस तरीके से ये मोटे मोटे प्रावधान थे भारत शासन अधिनियम 1935 के। धन्यवाद।